नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका सिनर्जी आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त राही मेहता आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज की आज लास्ट वीडियो पेश करने जा रहा हूं। पूरी सीरीज के अंदर हमने एंशिएंट हिस्ट्री को काफी डिटेल के अंदर जाना। हमने कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो थे वो वहां पर नोट डाउन किए, जिसकी आपको जो स्लाइड्स की पीडीएफ है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल गई होगी। आज हमारी यह वीडियो जो रहेगी ये लास्ट वीडियो रहेगी एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज की। इसके बाद हम नेक्स्ट फर्दर हिस्ट्री के ऊपर मिडिवल या मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट करने जाएंगे। तो जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो लगभग सिलेबस के अकॉर्डिंग हर्षवर्धन के काल के साथ ही समाप्त हो जाती है, और हर्षवर्धन के काल के बाद लगभग 7वीं शताब्दी के बाद जो समय सीमा शुरू होता है उसको हम मिडीवियल हिस्ट्री के अंदर या मध्यकालीन भारत के अंदर हम उसको पढ़ते हैं। तो आज हम ये सभी के सभी टॉपिक जो कि पोस्ट गुप्ता एरा के अंदर एंशिएंट इंडिया के अंदर हुए, उनके अंदर जितनी भी कह लीजिए राजवंश जो भारत के अंदर अलग अलग इलाके के अंदर रूल कर रहे थे उनके बारे में जानेंगे। उनकी राजधानी क्या थी उनके बारे में जानेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट किंग्स थे, उन्होंने क्या किया, कौन सी इंपॉर्टेंट बैटल्स लड़ी गई, और उसके साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और पॉलिटिकल तौर के ऊपर भारत के अंदर गुप्ता वंश के समाप्त होने के बाद क्या बदलाव आते हैं, और उसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट हर्षवर्धन के काल के दौरान क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट भारत के अंदर हुआ। इसके साथ ही हम अपनी एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर विराम लगा देंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। पहले टॉपिक के साथ हम पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार गुप्ता वंश समाप्त क्यों हुआ, गुप्ता वंश डिक्लाइन क्यों हुआ। तो गुप्ता वंश के अंतिम काल के दौरान, गुप्ता वंश के जो अंतिम काल थे उसके दौरान जो सेंट्रल एशिया से आई हुई एक ट्राइब थी जिसका नाम था हूना ट्राइब। यह बहुत ही फिरोशियस ट्राइब थी। काफी ज्यादा इन्होंने आतंक बचाया भारत के अंदर। बहुत ही अच्छे घुड़सवारियां हुआ करते थे, बहुत ही तेज घुड़सवारियां हुआ करते थे, जिसके चलते इन्होंने भारत के अंदर गुप्ता वंश के जो आखिरी रूलर थे, स्कंद गुप्त के बाद जितना भी गुप्ता वंश के अंदर रूलर आए वह ज्यादा शक्तिशाली रूलर नहीं थे, अच्छे सक्सेसर्स नहीं थे। एवं स्कंद गुप्त के बाद जो गुप्ता रूलर्स थे वह हूनास के अटैक से अपने आप को नहीं बचा पाए, जिसके चलते गुप्तास जो थे वह धीरे धीरे वीक पड़ने लगे, और उनका जो कंट्रोल था वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने इलाके से, अपनी टेरिटरी से धीरे धीरे कम होने लगा। इसके बारे में हमको यह भी पता लगता है कि गुप्ता वंश के अंतिम दौर के अंदर जो इकोनॉमी थी वह बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गई थी हुना के अटैक के चलते, एवं अन्य भी कई सारे कारण थे, जैसे कि हुना के अटैक के चलते जो सिल्क रूट से भारत कनेक्टेड था, क्योंकि ये सेंट्रल एशिया से आए थे, इन्होंने भारत के पश्चिमी इलाके से भारत के ऊपर अटैक किया था, उत्तर पश्चिमी इलाके से। तो वहां से सिल्क रूट का जो हमारा कॉन्टैक्ट था वो कट ऑफ हो गया था, जिसके चलते हमारी ट्रेड एंड कमर्स के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा। इससे हमको पता कैसे चलता है कि ट्रेड एंड कमर्स पर इफेक्ट पड़ा, क्योंकि गुप्ता वंश के आखिरी समय में जो गोल्ड कॉइन्स इशू किए गए थे लेटर गुप्ता रूलर्स के द्वारा, एक तो बहुत कम गोल्ड कॉइन्स इशू किए गए हैं, और उसके साथ उसके अंदर जो गोल्ड का कंटेंट है वह काफी कम है। ज्यादा एलोएज के सिक्के, गोल्ड के अंदर तांबा मिलाकर, गोल्ड के अंदर सिल्वर मिलाकर सिक्कों को इशू किया गया था। इससे हमको यह प्रतीत होता है कि गुप्ता वंश के आखिरी रूलर्स के दौरान इकोनॉमी जो थी वो डिक्लाइन हो रही थी। अगर इकोनॉमी डिक्लाइन ना होती, व्यापार चलता रहता, अच्छा सोना इनके पास मौजूद रहता, तो सिक्कों के अंदर भी सोने की क्वांटिटी काफी ज्यादा रहती, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इसके साथ ही जैसे जैसे गुप्ता एम्पायर कमजोर होने लगा, वैसे ही गुप्ता के जो फ्यूडेटरीज थे, गुप्ता के अधीन जो रूलर थे, उन्होंने अपने अपने इलाके के अंदर अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना आरंभ कर दिया, जिसके चलते कई सारी डायनेस्टी जो थी वो उत्तर भारत के अंदर हमको देखने को मिलती हैं। जैसे कि पुष्यभूतिज ऑफ थानेसर, पहली डायनेस्टी, सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी पुष्यभूति ऑफ थानेसर, मुखारीज ऑफ कन्नौज एंड मैत्रकाज ऑफ वल्लभी। यह तीन प्रमुख डायनेस्टीज आपकी पुष्यभूति, मोखारी एवं मैत्रकाज, यह तीन इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जो है यह उत्तर भारत के अंदर हमको देखने को मिलती हैं गुप्ता रूल के खत्म हो जाने के बाद। उन्हीं के ही रूल के अंदर जिस टेरिटरी पर गुप्ता रूल कर रहे थे उसी टेरिटरी के ऊपर ये तीन साम्राज्य हमको देखने को मिलते हैं। पुष्यभूति जिनकी कैपिटल थी थानेसर, मुखारी जिनकी कैपिटल थी कन्नौज, एवं मैत्रकाज जिनकी कैपिटल थी वल्लभी। इसके साथ साथ पेनिनसुलर इंडिया के अंदर भी जो सीन था वो कुछ डिफरेंट नहीं था। पेनिनसुलर इंडिया के दौरान अंदर भी कई सारे बदलाव आए, राजनीतिक बदलाव आए, जिसके अंदर दो प्रमुख राजवंश हमको देखने को मिलते हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड के अंदर साउथ इंडिया में। एक का नाम रहेगा चालुक्यास और दूसरे का नाम रहेगा पल्लवास। तो यह रीजनल पावर जो थी यह डेक्कन एवं जो साउथ इंडिया का इलाका है, नॉर्थ तमिलनाडु का इलाका है, कर्नाटका का इलाका है, आंध्रा तेलंगाना का इलाका है, वहां पर हमको चालुक्यास एवं पल्लवास यह दो राजवंश देखने को मिलते हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड के अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट फैक्टर्स लेड टू द फॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर, ये हमने अभी अभी डिस्कस किया ही है।
इन्वेजन ऑफ हुनास फ्रॉम सेंट्रल एशिया, अभी हमने इसके बारे में जाना। जो फ्यूडेटरीज थे, जो गुप्ता वंश के अधीन जो लोग रूल कर रहे थे, जो गवर्नर थे अलग अलग इलाके के, अलग अलग प्रोविंसेस के, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते गुजरात, बंगाल, ये सभी इलाकों में अपॉइंट किए गए जो गुप्ता गवर्नर थे, ये अपनी पावर एक्सर्ट कर रहे थे, जिसके चलते गुप्ता वंश की जो सीमाएं थी वह कम होती जा रही थी, उनकी टेरिटरी कम होती जा रही थी, और नए इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो थे वो भारत के अंदर डेवलप हो रहे थे। इसके साथ साथ ट्रेड में डिक्लाइन देखने को हमको मिलता है, जिसके चलते जो गुप्ता वंश जो था वो इकोनॉमिकली काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है, इकोनॉमिकली यह क्रिपल्ड हो जाते हैं, काफी कमजोर हो जाते हैं, जिसके चलते है बड़ी सेना नहीं अब मैनेज कर पाएंगे, और बड़ी सेना मैनेज नहीं करेंगे तो ये दूसरों के अटैक से अपने आप को बचा भी नहीं पाएंगे, और दूसरों पर अटैक करके वहां पर जो रिवोल्ट हो रहा है, जो लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रहे हैं, उसको भी यह रोक नहीं पाएंगे। इसके साथ साथ गुप्त वंश के दौरान लैंड ग्रांट देने का जो सिस्टम था यह काफी ज्यादा बढ़ चुका था। ये जो लैंड ग्रांट देने की प्रैक्टिस थी ये बहुत इंक्रीज हो चुकी थी। इस लैंड ग्रांट्स को रिलीजियस पर्पसेस एंड अदर जनरल पर्पसेस के लिए भी इशू किया जाता था। इसके चलते अब भूमि कम हो गई, भूमि से एकत्रित होने वाला जो कर था वह कम हो गया, कर कम हो गया, इकोनॉमी वैसे ही डिक्लाइन कर रही थी, ट्रेड वैसे ही डिक्लाइन कर रही थी, तो अब गुप्ता वंश के जो रूलर थे वह ज्यादा बड़ी आर्मी को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। उनका खर्चा तो बढ़ रहा था, परंतु उनके रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर कमी आ रही थी, जिसके चलते गुप्ता वंश जो था वो लगातार कमजोर होता जा रहा था, जिसका फायदा उठाते हुए कई सारे राजवंश जो थे वो उत्तर भारत के अंदर एवं दक्षिण भारत के अंदर हमको पोस्ट गुप्ता पीरियड के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहले राजवंश के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, वकाटक डायनेस्टी। वकाटक डायनेस्टी तो वैसे गुप्ता के कंटेम्प्रेरी ही डायनेस्टी थी। पिछली वीडियो के अंदर हमने इनको डिस्कस नहीं किया था, तो इस वीडियो के अंदर हम इनके बारे में कुछ बारीक पॉइंट्स जो है वो जान लेंगे। वकाटक डायनेस्टी का टाइम पीरियड रहेगा 250 से लेकर 510 एडी तक। ठीक है दोस्तों, इनकी कैपिटल रहेगी वत्सगुलम, या फिर जिसको आज की डेट में हम वाशिम के नाम से जानते हैं, वत्सागुलम, या फिर आज की डेट में इसको हम वाशिम के नाम से जानते हैं। जो वकाटक थे यह गुप्ता के कंटेम्प्रेरी ही थे, और जब सातवाहन जो साउथ इंडिया के अंदर रूल कर रहे थे गुप्ता से पहले, जिसके बारे में हमने एक वीडियो के अंदर अच्छे से डिस्कस भी किया था, सातवाहन जब वीक होने लगे तो उस चीज का फायदा उठाते हुए 3rd सेंचुरी एडी के दौरान वकाटक्स ने अपना रूल, इंडिपेंडेंट रूल एस्टेब्लिश कर लिया महाराष्ट्र के इलाके के अंदर, दक्षिण के इलाके के अंदर। जो सबसे पहले जो इनके रूलर थे उनका नाम था विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति के बाद प्रवर सेना वन जब गद्दी के ऊपर बैठते हैं, वकाटक गद्दी पर बैठते हैं, तब यह अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अपनी जो टेरिटरी है उसको काफी ज्यादा इंक्रीज करते हैं, काफी ज्यादा इनका प्रभाव जो है वो आसपास के इलाके पर बढ़ना आरंभ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रवर सेना वन के गद्दी पर बैठने के बाद वकाटक जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इनका जो रूल है वो मालवा से लेकर गुजरात और साउथ में कोल्हापुर तक फैल जाता है, यानी कि काफी बड़ा इलाका गुजरात से लेकर, मालवा से लेकर दक्षिण के अंदर आंध्र प्रदेश तक वकाटक अंपायर जो है वो अपनी सीमाएं जो है वो बढ़ा लेता है। और इसके साथ साथ जो प्रवर सेना वन है, इन्होंने अश्वमेध सैक्रिफाइस भी परफॉर्म किया था, जिसके चलते इन्होंने सम्राट का टाइटल हासिल किया था। वकाटक अंपायर के इकलौते ऐसे किंग थे जिनको सम्राट का टाइटल मिला था, नाम है उनका प्रवर सेना वन। इसके साथ ही यह जो वकाटक अंपायर था यह 2 पार्ट में विभाजित था, 2 लाइंस में यह रूल करते थे। वकाटक रूलर्स जो थे, जो इनकी प्रमुख लाइन थी, जो इनकी मेन लाइन थी, वह ईस्टर्न महाराष्ट्र या फिर विदर्भ के रीजन के अंदर रूल करती थी, और जो इनकी कोलेट्रल ब्रांच थी, जो इनकी गठबंधन वाली ब्रांच थी, जो इनकी लोअर ब्रांच थी, वह उसको बसीन ब्रांच भी बोला जाता था, और ये सदर्न महाराष्ट्र के अंदर रूल करती थी। तो 2 डिवीजन थी वकाटक अंपायर की, एक मेन लाइन, एक कोलेट्रल लाइन। मेन लाइन विदर्भ के रीजन के अंदर रूल करती थी, और जो कोलेट्रल लाइन थी, कोलेट्रल ब्रांच थी, वह सदर्न महाराष्ट्र के इलाके में रूल करती थी। इसके साथ साथ जो वकाटक अंपायर था, इन्होंने भी लैंड ग्रांट्स इशू करी। इनकी हिस्ट्री को जानने के लिए हम इनके द्वारा इशू की गई लैंड ग्रांट्स और लैंड चार्टर से हम पढ़ते हैं, और ये हमको पता लगता है कि इन्होंने काफी लार्ज अमाउंट के अंदर ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट इशू करी। इसके साथ साथ जो वकाटक्स थे, इनका गुप्ता एम्पायर के साथ अलायंस भी था, और चंद्रगुप्त II की पुत्री जिसका नाम था प्रभावती गुप्ता, उससे वकाटक एम्पायर के रुद्रसेन II के साथ विवाह उनका करवाया गया था। यह भी हमने पिछली वीडियो के अंदर जाना था। चंद्रगुप्त II की पुत्री प्रभावती गुप्ता ने रुद्रसेन II के साथ विवाह किया था, जिसके चलते जब रुद्रसेन II की डेथ हो जाती है तो प्रभावती गुप्ता जो है वो अपने पुत्र के रीजेंट के रूप में वकाटक अंपायर के ऊपर रूल करती है, जिसके चलते गुप्त वंश का प्रभाव जो है वो वकाटक अंपायर के ऊपर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसके साथ ही
कल्चरल इंपॉर्टेंस भी काफी थी। कल्चरली वाकाटक किंगडम जो थी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और यह ब्राह्मणिकल कल्चर को साउथ इंडिया में फैलाने का इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। वाकाटक एम्पायर के दौरान जो ब्राह्मणिकल रिलीजन था, ब्राह्मणिकल कल्चर था, वह दक्षिण भारत के अंदर काफी अपनी जड़ें जो है वो फैला लेता है। और इसके साथ साथ जो अजंता केव्स मौजूद हैं, अजंता केव्स जो मौजूद है, इन अजंता केव्स के अंदर जो सेकेंड फेज हुआ पेंटिंग्स का, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, वह भी वाकाटक रूलर्स के दौरान ही हमको देखने को मिलता है। इसके साथ इंपॉर्टेंट राजा के बारे में हमने जाना। विंध्या शक्ति पहले इंपॉर्टेंट राजा थे, यह फाउंडर थे वाकाटक डायनेस्टी के, विंध्या शक्ति वन। इनके बारे में इंस्क्रिप्शन हमको जो केव 16th केव इंस्क्रिप्शन है अजंता की, वह विंध्या शक्ति के बारे में बताती है। और इसके साथ ही विंध्या शक्ति के बाद जो गद्दी पर बैठते हैं प्रवरसेना वन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट किंग थे वाकाटक एम्पायर के, और इनके दौरान ही वाकाटक एम्पायर की जो टेरिटरी थी वो सबसे ज्यादा एक्सपेंड करती है। और उसके बाद रुद्रसेन टू की जो वाइफ थी, चंद्रगुप्त टू की पुत्री, रुद्रसेन टू की वाइफ प्रभावती गुप्ता, यह भी काफी इंपॉर्टेंट थी। और इनके बारे में हमको मीरागांव प्लेट इंस्क्रिप्शन के बारे में, मीरागांव प्लेट इंस्क्रिप्शन से हमको प्रभावती गुप्ता के रूल के बारे में जानने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो विंध्या शक्ति, प्रवरसेना, रुद्रसेन टू और रुद्रसेन टू की पत्नी प्रभावती गुप्ता, ये तीन प्रमुख रूलर जो थे वह वाकाटक एम्पायर के दौरान थे। और वाकाटक एम्पायर जो था यह ब्राह्मणिकल एम्पायर था। यह महाराष्ट्र के इलाके के अंदर फैला हुआ था। दो ब्रांच थी इनकी, एक मेन ब्रांच जो विदर्भ के रीजन में रूल करती थी, और एक इनकी कोलेट्रल ब्रांच जो सदर्न महाराष्ट्र के इलाके के अंदर रूल करती थी। फाउंडर थे विंध्या शक्ति, सबसे प्रमुख रूलर थे प्रवरसेना, और बाद में आए रुद्रसेन टू और उनकी पत्नी प्रभावती गुप्ता। नेक्स्ट आगे चलते हैं हमारी नेक्स्ट डायनेस्टीज के ऊपर। पोस्ट गुप्ता पीरियड की सबसे पहली डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। नाम रहेगा मैत्रकास। मैत्रकास उनके प्रमुख रूलर और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा हमारे इतिहास के अंदर। तो गुप्ता एम्पायर के खत्म हो जाने के बाद जो तीन प्रमुख डायनेस्टीज हमको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिली, पुष्यभूति, मैत्रका, उनमें से एक है पुष्यभूति, मैत्रका एंड मुखारी, उनमें से एक है मैत्रका जिनका टाइम पीरियड है 475 से लेकर 776 एडी तक। कैपिटल थी इनकी वल्लभी। और मैत्रका डायनेस्टी जो है यह गुजरात एवं सौराष्ट्र के इलाके के अंदर, काठियावाड़ के इलाके के अंदर लगभग 5th to 8th सेंचुरी तक इन्होंने रूल किया। इनके फाउंडर का नाम था भत्रक। भत्रक एक जनरल थे गुप्ता एम्पायर के दौरान, परंतु गुप्ता एम्पायर के वीक हो जाने के बाद भत्रक ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी और मैत्रका साम्राज्य की इन्होंने स्थापना करी थी गुजरात एवं सौराष्ट्र के एरिया के अंदर। यह इंडिपेंडेंट हो गए थे गुप्ता से। और सबसे ज्यादा एक्सपेंशन जो मैत्रकास एम्पायर की हुई है, इनके फाउंडर तो थे भत्रक, पर एक्सपेंशन जो हुई मैत्रकास की वो हुई शिलादित्य वन के दौरान। शिलादित्य वन ने मैत्रका की सीमाओं को मालवा एवं राजस्थान तक बढ़ा दिया। और इसके बाद मैत्रकास जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री के अंदर। परंतु साउथ इंडिया की जो किंगडम थी चालुक्य पोस्ट गुप्ता पीरियड के अंदर, और हर्षवर्धन जब अपना रूल एस्टेब्लिश करते हैं, पुष्यभूति एम्पायर के हर्षवर्धन नॉर्थ इंडिया में, तब जो मैत्रकास है इनको डिफीट किया जाता है और मैत्रकास के एरिया को कम किया जाता है, इनके इन्फ्लुएंस को कम किया जाता है, एक चालुक्यास के द्वारा और दूसरा हर्षवर्धन के द्वारा। तो दोस्तों गुजरात सौराष्ट्र का मेन रीजन था इनका जहां पर ये रूल करते थे। फाउंडर थे भत्रक और इंपॉर्टेंट रूलर थे शिलादित्य वन। शिलादित्य वन ने टेरिटरी को काफी ज्यादा एक्सपेंड किया, परंतु बाद में चालुक्यास और हर्षवर्धन के रूल के दौरान मैत्रकास को हार का सामना करना पड़ा और मैत्रकास की एडमिनिस्ट्रेशन और टेरिटरी जो थी वह धीरे धीरे डिक्लाइन हो गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टी है नॉर्थ इंडिया की पोस्ट गुप्ता पीरियड के अंदर, उसका नाम है पुष्यभूति ऑफ थानेसर। पुष्यभूति ऑफ थानेसर। तो टाइम पीरियड रहेगा इनका 500 टू लेकर 647 ईडी। पहली कैपिटल थी इनकी थानेसर, थानेश्वर, जो कुरुक्षेत्र के पास है हरियाणा के अंदर। दूसरी इनकी कैपिटल थी कन्नौज, जिसको हम कन्याकुब्जा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, पहली कैपिटल थी थानेसर और दूसरी कैपिटल थी इनकी कन्नौज। जो फाउंडर थे पुष्यभूति साम्राज्य के, उनका नाम ही था पुष्यभूति, उन्हीं के नाम पर ही इसका नाम पुष्यभूति साम्राज्य रखा गया था। पुष्यभूति जो थे यह गुप्ता रूल के दौरान मिलिट्री जनरल हुआ करते थे। जो पुष्यभूति थे वह गुप्ता रूल के दौरान गुप्तास के ही मिलिट्री जनरल हुआ करते थे, परंतु गुप्ता के वीक हो जाने के बाद पुष्यभूति ने अपना इंडिपेंडेंट रूल एस्टेब्लिश कर लिया। और पुष्यभूति साम्राज्य ने प्रभाकरण वर्धन के दौरान अपनी पावर जो थी वह इंक्रीज करी। और प्रभाकरण वर्धन ने गुप्ता एम्पायर के चले जाने के बाद
हूनास को डिफीट किया और हूनास को डिफीट करने के बाद थानेश्वर में अपनी कैपिटल एस्टेब्लिश करी एवं पुष्यभूति वंश की सही मायने में नींव जो थी वह रखी गई। तो फाउंडर थे डायनेस्टी के पुष्यभूति, परंतु जो पुष्यभूति साम्राज्य को महानता प्राप्त हुई पहली बार, पहले इंपॉर्टेंट रूलर जो रहे वो थे प्रभाकरण वर्धन। फाउंडर थे पुष्यभूति, दूसरे इंपॉर्टेंट रूलर थे प्रभाकरण वर्धन। इसके बाद पुष्यभूतिज ने मोखारी किंगडम के साथ अपना एक अलायंस, एक गठबंधन तैयार किया एवं प्रभाकरण वर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह, जिनका नाम था राज्यश्री प्रभाकरण वर्धन की पुत्री एवं राज्यश्री हर्षवर्धन की बहन थी, इनका विवाह करवाया गया था मोखारी किंग ग्रहवर्मन के साथ। मोखारीज जो थे वह कन्नौज के रूलर थे, मोखारीज कन्नौज के रूलर थे और इनके साथ पुष्यभूति ने एक गठबंधन बनाया। प्रभाकरण वर्धन जो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे, हर्षवर्धन के पिता थे, राजश्री के पिता थे, इन्होंने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह जो था वो मैखारी किंग ग्रहवर्मन के साथ करवाया था, जिसके चलते मोखारीज एवं पुष्यभूति साम्राज्य के बीच में एक गठबंधन हो गया था एवं थानेसर एवं कन्नौज जो थे वो एक दूसरे के एलाइज बन गए थे। परंतु पुष्यभूति साम्राज्य को सबसे ज्यादा मान सम्मान और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पुष्यभूति साम्राज्य जब होता है जब हर्षवर्धन पुष्यभूति साम्राज्य की गद्दी के ऊपर बैठते हैं। हर्षवर्धन कौन थे? वह प्रभाकरण वर्धन के पुत्र थे, राजश्री के भाई थे। हर्षवर्धन जो थे वह सबसे इंपॉर्टेंट किंग है पुष्यभूति साम्राज्य के, जो लगभग 606 एडी के दौरान गद्दी के ऊपर बैठते हैं जब वह सिर्फ 16 साल के थे। और यह बहुत ही एबल वॉरियर अपने आप को साबित करते हैं और बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेटर अपने आप को साबित करते हैं। और इनके रूल के दौरान पुष्यभूति साम्राज्य जो है वो अपनी कह लो गोल्डन एज के अंदर पहुंच जाता है और हर्षवर्धन नॉर्थ इंडिया के पोस्ट गुप्ता पीरियड के सबसे प्रमुख, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे शक्तिशाली रूलर थे। और पुष्यभूति साम्राज्य की सीमाएं जो थी वो हर्षवर्धन के रूल के दौरान जितने इलाके पर लगभग गुप्ता रूलर्स रूल कर रहे थे उतने ही इलाके पर बाद में पुष्यभूति साम्राज्य ने हर्षवर्धन के दौरान अपना राज्य एस्टेब्लिश किया। ठीक है दोस्तों, तो हर्षवर्धन को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। 606 एडी से लेकर 647 एडी तक इन्होंने लगभग 41 साल तक इन्होंने रूल किया। पुष्यभूति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुए हर्ष के रूल के दौरान ही, और हर्षवर्धन के रूल के बारे में हमको पढ़ने का मौका मिलता है या इनको जानने का हमको मौका मिलता है। कई सारे सोर्सेज है हमारे पास। पहला सोर्स है लिटरेरी सोर्स, जो कि है बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई हर्ष चरित्र और ह्यून सेंग के द्वारा लिखी गई सी यू की। इस हर्षवर्धन के रूल के दौरान दो इंपॉर्टेंट स्कॉलर हुए, दो इंपॉर्टेंट राइटर हुए। पहले का नाम था बाण भट्ट। बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र लिखी, हर्ष की ऑटोबायोग्राफी लिखी, जिसके द्वारा हमको हर्षवर्धन के रूल के बारे में या पुष्यभूति साम्राज्य के रूल के बारे में जानकारी हासिल होती है। और उसके साथ साथ हर्षवर्धन के रूल के दौरान दूसरे चाइनीज ट्रेवलर जो है वो भारत आते हैं, जिनका नाम था ह्यून सेंग। हर्षवर्धन के दरबार के अंदर ये कई समय तक रहते हैं और एक किताब लिखते हैं, अपने इस ट्रेवल अकाउंट को लिखते हैं, जिसका नाम था सी यू की। इसके अंदर भी वह हर्ष के बारे में हमको इंपॉर्टेंट जानकारी देकर जाते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स हैं, हर्ष चरित्र एवं सी यू की। इसके बाद हमारे पास कुछ एपिग्राफिकल सोर्सेज हैं, कुछ शिलालेख हैं हमारे पास जो हमको पुष्यभूति या हर्षवर्धन के साम्राज्य के बारे में बताते हैं, जिनमें से एक प्रमुख है मधुबन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। मधुबन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो कि हरियाणा के अंदर स्थित है। दूसरी सोनपा इंस्क्रिप्शन, यह भी एक कॉपर इंस्क्रिप्शन है। इसके बाद बांसखेड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन एंड नालंदा इंस्क्रिप्शन। यह चार इंस्क्रिप्शन हमको हर्षवर्धन के बारे में बताती हैं। दोबारा देख लीजिए, पहली है मधुबन इंस्क्रिप्शन, दूसरी है आपकी सोनपा इंस्क्रिप्शन, ठीक है, दूसरी है आपकी सोनपा इंस्क्रिप्शन, पहली है आपकी मधुबन इंस्क्रिप्शन और तीसरी है आपकी बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन और चौथी है आपकी नालंदा इंस्क्रिप्शन, जो हमको हर्षवर्धन के रूल के बारे में बताती है। इसके साथ साथ गद्दी पर बैठने के बाद हर्षवर्धन ने अपने रूल को, अपनी टेरिटरी को काफी एक्सपेंड किया एवं जो आपके राजश्री के जो हस्बैंड थे ग्रहवर्मन, उनकी डेथ के बाद जो हर्षवर्धन थे उन्होंने मुखारीज को अपने कंट्रोल में ले लिया एवं मुखारिस को अपने कंट्रोल में लेने के बाद जो उनके कह लीजिए इन लॉज थे उनकी बहन के, उनको अपने कंट्रोल में ले लिया और हर्षवर्धन ने दोनों किंगडम को यूनाइट कर लिया। हर्षवर्धन ने अटैक नहीं किया था, ग्रहवर्मन की मृत्यु हो गई थी। मैत्रकाज के अटैक के कारण मुखारी किंग ग्रहवर्मन की डेथ हो जाती है। मुखारी किंग ग्रहवर्मन जो थे वह हर्षवर्धन के जीजाजी थे।
उनका बदला लेने के लिए हर्षवर्धन पहले तो मैत्रकास को डिफीट करते हैं और मोखारीज किंगडम एवं पुष्यभूति साम्राज्य को ये एक जोड़ कर देते हैं, इनके बीच में एक यूनिटी क्रिएट कर देते हैं, इनको यूनाइट कर देते हैं एवं अपनी कैपिटल को थानेश्वर से शिफ्ट करके यह कन्नौज में ले आते हैं। अब पुष्यभूति साम्राज्य की कैपिटल हर्षवर्धन के दौरान थानेश्वर नहीं रहती है, कन्नौज बन जाती है। और हर्षवर्धन के रूल के दौरान इन्होंने अपनी टेरिटरी को काफी एक्सपेंड किया। यह दक्षिण के अंदर भी, डेक्कन के इलाके के अंदर भी अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाहते थे, परंतु हर्षवर्धन को डिफीट कर दिया जाता है पुलकेशिन II के द्वारा, जो कि एक चालुक्यन रूलर थे। यह हर्षवर्धन की पहली और आखिरी डिफीट थी। इस बैटल को नर्मदा नदी के किनारे के ऊपर लड़ा गया था। पुलकेशिन II चालुक्य रूलर, इनके द्वारा हर्ष को डिफीट कर दिया जाता है नर्मदा नदी के किनारे पर, और नर्मदा नदी ही जो है वह पुष्यभूति साम्राज्य की सीमा निर्धारित करती है। दक्षिण के अंदर जो सदन सीमा बनती है पुष्यभूति एम्पायर की, वह नर्मदा नदी बन जाती है। और इसके बाद हर्षवर्धन या पुष्यभूति जो है वो साउथ इंडिया के अंदर अटैक इसके बाद नहीं करते हैं। इसके साथ ह्युन सेंग जो थे वह विजिट करते हैं हर्षवर्धन रूल के दौरान, और वह बताते हैं हमें अपनी किताब सी यू की के अंदर कि हर्षवर्धन के द्वारा बुद्धिज्म को काफी पैट्रोनेज दिया जाता था और काफी सारी स्कॉलरशिप्स भी बुद्धिस्ट स्टडी के लिए हर्षवर्धन के दौरान प्रोवाइड की जाती थी। और ह्युन सेंग ने अपना ज्यादातर समय जो था वह कन्नौज के अंदर ही बिताया, पुष्यभूति साम्राज्य की दूसरी कैपिटल के अंदर ही बिताया, और इसके साथ साथ इन्होंने बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स की स्टडी भी यहाँ पर करी। ह्युन सेंग जो थे वो बुद्धिज्म को स्टडी करने के लिए ही भारत के अंदर आए थे। इसके साथ साथ ये हर्षवर्धन ने कैपिटल क्यों शिफ्ट करी? हर्षवर्धन ने कैपिटल थानेश्वर से कन्नौज इसलिए शिफ्ट करी ताकि भारत के दक्षिण पश्चिमी इलाके से होने वाले जो अटैक हैं, उन अटैक से अपनी कैपिटल थानेश्वर को बचाया जा सके या अपनी कैपिटल को बचाया जा सके, जिसके चलते थानेश्वर जो था वह भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके के अंदर मौजूद है, और वहां पर अटैक करना, अगर कोई सेंट्रल एशिया की ट्राइब वहां पर अटैक करने के लिए आ रही है तो थानेश्वर तक पहुंचना आसान था, परंतु कन्नौज तक पहुंचने के लिए उनको एक लंबी दूरी तय करनी होती थी। अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए हर्षवर्धन जो है वो थानेश्वर से अपनी कैपिटल कन्नौज शिफ्ट कर लेते हैं। और उसके साथ साथ कन्नौज जो था वह गंगा प्लेन के इलाके के अंदर स्थित है, भूमि बहुत उपजाऊ थी, उस उपजाऊ भूमि से काफी ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्राप्त होता था। ये भी एक कारण था जिसके चलते उन्होंने अपनी कैपिटल जो थी वह साउथ इंडिया में वेस्टर्न गंगा प्लेन के अंदर कन्नौज के अंदर शिफ्ट कर ली थी। इसके साथ साथ जो हर्षवर्धन थे उन्होंने गद्दी पर बैठने के बाद राजपुत्र नाम का टाइटल ग्रहण किया एवं शिलादित्य टाइटल भी इन्होंने ग्रहण किया। तो हर्षवर्धन के दो अन्य टाइटल भी मौजूद थे, पहला था राजपुत्र और दूसरा था शिलादित्य। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे चलते हैं। हर्षवर्धन ने क्या लिटरेचर के अंदर कंट्रीब्यूशन किया? हर्षवर्धन राजा होने के साथ साथ, एक वॉरियर होने के साथ साथ, एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर होने के साथ साथ एक बहुत बढ़िया ऑथर भी थे। इनके द्वारा 3 किताबें लिखी गई थी। पहली किताब का नाम था प्रियदर्शिका, दूसरी किताब का नाम था रत्नावली एवं तीसरी किताब का नाम था नागनंदा। प्रियदर्शिका, रत्नावली एवं नागनंदा, ये 3 किताबें हर्षवर्धन के द्वारा कंपोज की गई थी। और इसके साथ साथ बांसखेड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से हमको यह भी पता लगता है कि हर्षवर्धन एक बहुत ही बेहतरीन स्किल्ड कैलीग्राफिस्ट भी थे। और इन हर्षवर्धन के रूल के दौरान ही भारत के अंदर रीजनल कल्चर सेंटर्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि बंगाल एक रीजनल कल्चर सेंटर के रूप में उभरता है, ओडिशा, गुजरात, ये इन्हीं के रूल के दौरान ही अपना अपना रीजनल कल्चरल जो था वो सेंटर अलग अलग इलाके के अंदर डेवलप होना आरंभ हो जाता है। इसके साथ जो अन्य राइटर थे हर्षवर्धन के रूल के दौरान, उनका नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट एक संस्कृत स्कॉलर थे जो हर्ष के दरबार के अंदर रहते थे, जिनके द्वारा हर्षचरित्र, कादम्बरी एंड कंदिस्तका ये 3 किताबें लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा, हर्षचरित्र, कादम्बरी एवं कंदिस्तका। अन्य जो राइटर थे हर्षवर्धन के रूल के दौरान, उनका नाम था जयासेन। जयासेन ने हेतु विद्या, शब्द विद्या एवं योगा शास्त्र, यह 3 किताबें लिखी थी जयासेन के द्वारा। हेतु विद्या, शब्द विद्या एवं योगा शास्त्र लिखा गया था। अगले प्रमुख राइटर थे, उनका नाम था मयूर भट्ट। मयूर भट्ट के द्वारा सूर्य शतक लिखा गया था, सूर्य शतक, मयूर भट्ट। और उसके बाद ह्युन सेंग थे, जो कि इनके बारे में हमने जान लिया। ह्युन सेंग जो थे वो आए थे आपके चाइना से भारत के अंदर आए थे, महायान बुद्धिज्म के फॉलोअर थे, महायान बुद्धिज्म की स्टडी करने के लिए वह आए थे। और इनको कन्नौज के अंदर एक असेंबली ऑर्गेनाइज करवाकर इनको ऑनर भी किया गया था हर्षवर्धन के द्वारा, इनको सम्मानित भी किया गया था हर्षवर्धन के द्वारा। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट आगे बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी हर्षवर्धन के रूल के दौरान। तो क्योंकि यह गुप्ता एम्पायर के बाद एस्टेब्लिश होते हैं, तो इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वह गुप्तास के समान ही थी। कुछ एक चीजों को छोड़ दिया जाए तो लगभग बाकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन से ही मिलती है। परंतु एक बदलाव आया, हर्षवर्धन के रूल के दौरान जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो ज्यादा फ्यूडल हो गई और ज्यादा डिसेंट्रलाइज हो गई, क्योंकि लैंड ग्रांट्स देने का जो कह लीजिए तरीका था या जो लैंड ग्रांट्स देने की जो प्रक्रिया थी वो और ज्यादा एक्सपेंड हो गई, जिसके चलते प्रीस्ट को स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा लैंड ग्रांट्स दी जाती थी। इसके साथ साथ हर्षवर्धन के द्वारा ऑफिसर्स को भी लैंड ग्रांट देनी, उनकी सैलरी के बदले उनको भूमि ग्रांट में दे देना, लैंड ग्रांट में दे देना, यह हर्षवर्धन के रूल के दौरान आरंभ हो चुका था। इसके साथ लॉ एंड ऑर्डर जो था वह हर्षवर्धन के रूल के दौरान ज्यादा अच्छे से मेंटेन नहीं था, वेल मेंटेन नहीं था। इसके बारे में हमको ह्युन सेंग बताते हैं। ह्युन सेंग को हर्षवर्धन के अंपायर के दौरान ट्रेवल करते हुए लूट लिया गया था। ही वॉज रोब्ड ऑफ हिज बिलोंगिंग्स, जिसके चलते वे अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि हर्षवर्धन के रूल के दौरान जो लॉ एंड ऑर्डर था वह सही तरीके से मेंटेन नहीं था। इसके साथ जो एम्पायर की डिवीजन थी यह गुप्त वंश के जैसी ही सिमिलर वैसी ही डिवीजन थी जैसे गुप्ता एम्पायर ने अपने एम्पायर को भुक्तीस के अंदर या प्रोविंसेस के अंदर डिवाइड किया था। हर्षवर्धन का एम्पायर भी भुक्तीस के अंदर डिवाइडेड था। इसके साथ साथ भुक्तीस को आगे जिलों के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिवाइड किया जाता था, जिसे विसाया बोला जाता था। विसाया आगे गांव के अंदर डिवाइडेड होते थे, विलेजेस के अंदर डिवाइडेड होते थे। जो ऑफिसर्स थे वह सेम थे जो गुप्ता एम्पायर के दौरान थे। जो सबसे बड़े ऑफिसर्स हुआ करते थे, हाई ऑफिशियल्स जो हुआ करते थे, उन्हें महासमंतास बोला जाता था या फिर महाराजा उनको बोला जाता था, जो कि हेरिडिटरी लोकल चीफ हुआ करते थे। यह सबसे बड़े इंपॉर्टेंट ऑफिसर हुआ करते थे। हेरिडिटरी इनकी पोजीशन होती थी, यानी कि पिता के बाद पुत्र, उसका पुत्र वही उस गद्दी के ऊपर बैठता रहेगा, वही उस हाई ऑफिस के अंदर आकर बैठता रहेगा, जिन्हें महासमंतास या महाराजा बोला जाता था। इसके अलावा राजकीय स्तर के ऊपर भी कुछ ऑफिसर्स हुआ करते थे, जिनका नाम था कुमार मत्यास, उपारिकास। यह प्रोविंशियल ऑफिसर्स हुआ करते थे। इसके साथ विषायापति यह डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर हुआ करते थे। ग्रामिका यह ग्रामीण लेवल के ऑफिसर हुआ करते थे। एवं करानिकास यह वह ऑफिसर हुआ करते थे जो सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल के ऊपर सरकारी रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम करते थे। का काम होता था रिकॉर्ड मेंटेन करना, सरकारी रिकॉर्ड सेंट्रल एवं राजकीय स्तर के ऊपर। नाम था इनका करानिकास। ठीक है दोस्तों। एवं सोसाइटी एंड रिलीजन कैसा था हर्षवर्धन के रूल के दौरान? तो सोसाइटी एंड रिलीजन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास दो सोर्स हैं, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई किताबें एवं ह्युन सेंग के द्वारा लिखी गई किताबें। इससे ही हमको पता लगता है कि समाज के अंदर प्रेवलेंट 4/4 डिवीजन जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, यानी कि वर्ण व्यवस्था जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी। इसके अलावा ब्राह्मण्स जो थे वह सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रिविलेज सेक्शन था समाज का, और ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट प्रोवाइड की जाती थी राजा के द्वारा, और ऐसे गांव जो राजा के द्वारा ब्राह्मणों को दान कर दिए जाते थे उन गांवों को हम ब्रह्मदया विलेज या ब्रह्मदया ग्रांट्स के नाम से जानते थे। क्षत्रिय जो थे यह रूलिंग क्लास हुआ करती थी, यह रूल करते थे। वैश्य जो थे यह ट्रेडर हुआ करते थे। एवं ह्युन सेंग के द्वारा हमको बताया गया है कि जो शूद्रास थे वह हर्षवर्धन के रूल के दौरान एग्रीकल्चर परफॉर्म किया करते थे। ठीक है दोस्तों। महिलाओं की जो पोजीशन थी वह धीरे धीरे और डिक्लाइन हो गई, यह सेटिस्फैक्टरी नहीं थी। जो विडो रीमैरिज थी यह परमिटेड नहीं थी, विधवाओं को शादी करने की इजाजत नहीं थी। पर्टिकुलरली जो हाई कास्ट महिलाएं थी, जो ब्राह्मण एवं क्षत्रिय महिलाएं हुआ करती थी, उनको विडो रीमैरिज अलाउड नहीं थी। और डाउरी का सिस्टम बहुत कॉमन हो चुका था, और सती का सिस्टम भी काफी ज्यादा प्रेवलेंट था। सती भी काफी ज्यादा परफॉर्म की जाती थी। इसके साथ साथ रिलीजियस पॉलिसी हर्षवर्धन की कैसी थी? बहुत ही टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी थी। अपने रूल के शुरुआती दिनों में हर्षवर्धन जो थे वह शैव थे, यानी कि शिव के उपासक थे, शिव भगवान की वह पूजा करते थे। परंतु बाद में अपनी बहन राजश्री एवं ह्युन सेंग के संपर्क में आने से जो हर्षवर्धन है ये बुद्धिज्म को अपना लेते हैं, अपना लेते हैं। और उसके बाद बुद्धिज्म जो है वो हर्षवर्धन के रूल के दौरान काफी डेवलप होती है। डिवोट बुद्धा वो बन जाते हैं, और कन्नौज के अंदर एक बहुत बड़ी असेंबली वह ऑर्गेनाइज करते हैं, और उस असेंबली के अंदर वह महायान बुद्धिज्म से जुड़े हुए जितने भी बड़े बड़े भिक्षुस थे उनको इनवाइट करते हैं। और इस इनविटेशन के बाद बुद्धिज्म को प्रोपोगेट करने के लिए कई ज्यादा उसके ऊपर डिस्कशन की जाती है। ह्युन सेंग को उसके अंदर सम्मानित किया जाता है। वह सभी बौद्ध भिक्षु जिन्होंने पिछले कुछ सालों के अंदर बेहतरीन काम किया है धर्म के रिगार्डिंग, उनको भी सम्मानित किया जाता है। और ऐसे बौद्ध भिक्षु जिनके खिलाफ कुछ अपराध दर्ज किया गया था, उनको वहां पर दंड भी दिया जाता है।
तो कन्नौज असेंबली एक बुद्धिस्ट असेंबली ऑर्गेनाइज करवाई जाती है हर्षवर्धन के द्वारा। यह हर 5 साल के बाद ऑर्गेनाइज करवाई जाती थी और इस असेंबली के अंदर हर्षवर्धन के द्वारा काफी ज्यादा भूमि, काफी ज्यादा आभूषण और पैसा भी जो था वो बुद्धिज्म को प्रोपोगेट करने के लिए दान में भी दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, तो यह था पुष्यभूति साम्राज्य। नेक्स्ट, इकोनॉमी अंडर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के रूल के दौरान इकोनॉमी के अंदर क्या बदलाव आए? तो ट्रेड एंड कमर्स जो था वो थोड़ा डिक्लाइन होता है हर्षवर्धन के पीरियड के दौरान। इसके बारे में हमको पता लगता है कि कैसे पता लगता है, क्योंकि जो ट्रेड सेंटर्स हुआ करते थे वह डिक्लाइन होना आरंभ हो जाते हैं। जितने भी बड़े बड़े शहर जहां पर ट्रेड को परफॉर्म किया जाता था वह अब कम होते हैं, उनके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है और बहुत कम सिक्के जो थे वह हर्षवर्धन के रूल के दौरान इशू किए गए, जिसके चलते हमको यह पता लगता है कि जो मर्चेंट एक्टिविटीज थी, जो ट्रेड एक्टिविटीज थी वह काफी कम हो गई थी, जिसके चलते नए सिक्के इशू अब नहीं किए जा रहे थे। इसके साथ साथ इंडस्ट्री के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ा। ट्रेड जब डिक्लाइन हुई तो उसके चलते हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के ऊपर असर पड़ा, एग्रीकल्चर के ऊपर भी असर पड़ा, क्योंकि अगर शहरीकरण कम हो जाएगा तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी कम हो जाएगा, या एग्रीकल्चर इतना ज्यादा परफॉर्म करने की, एग्रीकल्चर सरप्लस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं होगी। तो फार्मर्स ने भी उतना ही अनाज उगाना आरंभ कर दिया, लिमिटेड अनाज उगाना आरंभ कर दिया, जितनी डिमांड थी उतना ही अनाज उगाया जाता था, जिसके चलते सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस जो थे वह बनने हर्षवर्धन के रूल के दौरान आरंभ हो गए। टैक्सेस कैसे लगाए जाते थे हर्षवर्धन के रूल के दौरान? टैक्सेस जो थे ये 3 तरीके के टैक्स लगाए जाते थे, भाग, बलि एंड हिरण्या। भाग जो था वो मेजर सोर्स था रेवेन्यू का, और भाग जो था वह लैंड टैक्स हुआ करता था। जितनी भी आपने अनाज उगाया है उसका 1/6 हिस्सा जो था वह राजा को आपको टैक्स के रूप में देना होता था। इसके अलावा फेरी टैक्स भी लगाया जाता था और कस्टम ड्यूटीज भी जो थी वो किसी राजा की सीमाओं के अंदर एंटर करते हुए आपको जो कर था, जो चूंगी थी वह देनी पड़ती थी। तो इस प्रकार के टैक्स थे, भाग, बलि एवं हिरण्या, एवं कुछ और टैक्स भी थे जैसे कि फेरी टैक्स एवं कस्टम ड्यूटी, जो कि हर्षवर्धन के रूल के दौरान इंप्लाई की जाती थी। ठीक है, तो यह लगभग इलाका है जो हर्षवर्धन के रूल के दौरान हर्ष के द्वारा रूल किया जा रहा था। यह आपकी कन्नौज जो कैपिटल हुआ करती थी। एंशिएंट इंडिया के अंदर मौर्यज एवं गुप्ता एम्पायर के रूल के दौरान जो इंपॉर्टेंस पाटलिपुत्र की थी वह अब इंपॉर्टेंस कन्नौज की हो चुकी थी। बाद में यह इंपॉर्टेंस जो है मध्यकालीन भारत के दौरान दिल्ली की हो जाएगी, और जब हमारा मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री जब स्टार्ट होगी तो पहले यही इंपॉर्टेंस जो पहले पाटलिपुत्र की थी, जो बाद में कन्नौज की हुई, जो बाद में दिल्ली की हुई, वह कलकत्ता की हो जाएगी, और बाद में कलकत्ता से कैपिटल शिफ्ट करके वापस दिल्ली लेकर आया जाएगा, और फिर दोबारा दिल्ली जो है वो हिस्टोरिकली काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट लास्ट हमारे बचे हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर रूलर्स और उनकी कंट्रीब्यूशन। लास्ट बचे हैं मुखारिज। मुखारिज की कैपिटल थी कन्नौज। समय था इनका 510 से 606 एडी तक का। पॉलिटिकल सेंटर इनका कन्नौज ही हुआ करता था, और इसी दौरान पाटलिपुत्र को पॉलिटिकल सेंटर के रूप में चेंज करके, रिप्लेस करके कन्नौज को भारत नॉर्थ इंडिया के पॉलिटिकल सेंटर के रूप में एस्टेब्लिश कर दिया जाता है। जो मुखारी रूलर थे यह स्टोन्स हिंदूज थे, ब्राह्मणिकल रूलर थे, और ब्राह्मणिज्म को इन्होंने काफी ज्यादा प्रोपोगेट किया। इसके साथ साथ बुद्धिज्म भी काफी चर्चित रिलीजन था मुखारीज के दौरान। और मुखारीज जो हुआ करते थे यह गुप्तास के सबऑर्डिनेट रूलर हुआ करते थे, और बाद में मुखारीज जो थे गुप्ता वंश के रूल के बाद अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करते हैं, परंतु हर्ष के रूल के दौरान यह दोबारा हर्ष के अधीन हो जाते हैं, क्योंकि हर्ष और मुखारीज के बीच में जो हर्षवर्धन की बहन राजश्री और मुखारिज के रूलर ग्रहवर्मन के बीच में विवाह हो जाने के चलते दोनों के बीच में एक पॉलिटिकल अलायंस क्रिएट हो जाती है। इसके साथ साथ मुखारिज के जो सबसे प्रमुख रूलर थे वो थे ईशान वर्मन। ईशान वर्मन को महाराजा एवं महाराजाधिराज की उपाधि दी गई थी। ये पहले ऐसे रूलर थे मुखारिज के जिनको महाराजाधिराज की उपाधि जो थी वह दी गई थी। और इसके साथ साथ असीगढ़ सील इंस्क्रिप्शन जो है यह हमको मुखारिज के बारे में जानकारी प्राप्त करवाती है। असीगढ़ सील इंस्क्रिप्शन जो है वह मुखारी रूलर्स के साथ जुड़ी हुई इंस्क्रिप्शन है, उनके रूल के बारे में हमको जानकारी देती है। इसके साथ साथ हमको यह भी प्रतीत होता है कि जो ससेनियन एम्पायर था सेंट्रल एशिया के अंदर, उनके बीच में और मुखारीज के बीच में रिश्ते भी थे, क्योंकि मुखारी रूलर के द्वारा ससेनियन एम्पायर को चेस की गेम गिफ्ट में दी गई थी, जिसके चलते ससेनियन एम्पायर एवं मुखारिज के बीच में रिश्ते जो थे वो काफी अच्छे हो गए थे। परंतु
मुखारिज को बाद में पुष्यभूति के द्वारा सक्सीड कर लिया जाता है, यानी कि हर्षवर्धन के द्वारा मुखारिज को अपने रूल के अंदर शामिल कर लिया जाता है और कन्नौज जो है वो हर्षवर्धन अपनी कैपिटल बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा पोस्ट गुप्ता पीरियड, जिसके अंदर हमने मैत्रिका, मुखारी और पुष्यभूति साम्राज्य के बारे में और उस दौरान के सोसाइटी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और इकोनॉमी के बारे में जाना। इकोनॉमी डिक्लाइन होना आरंभ हो गई थी इस काल के दौरान। ये बात पूरे नॉर्थ इंडिया के ऊपर लागू होती है और धीरे धीरे ट्रेड सेंटर्स डिक्लाइन हो रहे थे और सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी जो थी वो डेवलप हो रही थी। और यह वो दौर था जब भारत के अंदर फ्यूडलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक जो थी वह इंक्रीज होती जा रही थी और लैंड ग्रांट देने की जो ट्रेडिशन थी वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और इसके साथ साथ रीजनल कल्चरल सेंटर्स भी इस दौरान डेवलप होने आरंभ हो गए थे, जिसके चलते भारत में अन्य जो रीजनल लैंग्वेजेस है, बंगाली, उड़िया, गुजराती, ये सभी रीजनल लैंग्वेजेस भी डेवलप होनी इसी रूल के दौरान, इसी काल के दौरान आरंभ हो गई थी, जो बाद में धीरे धीरे और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा यह पोस्ट गुप्ता एम्पायर का नॉर्थ इंडिया का जो पीरियड है वह खत्म होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे होंगे। अगर आप बने रहे हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।